तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक आइडिया, राष्ट्र का आइडिया, एक ऐसी चिंगारी बना जिसने पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इसने क्रांतियां भड़काईं और बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दी। देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने क्या खूब कहा था, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और सच कहूं तो ये एक लाइन उस डोमिनो इफेक्ट को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। मतलब फ्रांस में कोई भी हलचल होती थी तो उसकी गूंज पूरे यूरोप में सुनाई देती थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के आखिरी में। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। आज जैसे देश नहीं थे, तब थे बड़े बड़े साम्राज्य जहां कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। आपकी पहचान आपकी भाषा या संस्कृति से नहीं, बल्कि इस बात से थी कि आपका राजा कौन है। और फिर साल आया 1789 और हुई फ्रांसीसी क्रांति। इसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा क्रांतिकारी विचार सामने आया जिसने राजशाही की जड़ें हिला दी। विचार ये था कि असली सत्ता राजा के हाथ में नहीं, बल्कि लोगों के हाथ में है, देश के नागरिकों के हाथ में। अब सवाल ये था कि लोगों को एक कैसे किया जाए। तो क्रांतिकारियों ने एक साझा पहचान बनाने की कोशिश की। उन्होंने ला पैट्री यानी पितृभूमि और ले सिटोयन यानी नागरिक जैसे विचार दिए। शाही झंडे की जगह नया तिरंगा झंडा आया। पूरे देश में एक जैसे कानून और नाप-तोल की व्यवस्था लागू की गई। और फ्रेंच को एक राष्ट्रभाषा बना दिया गया ताकि सब लोग खुद को एक राष्ट्र का हिस्सा महसूस कर सकें। ये टाइमलाइन एक तरह से हमारा रोड मैप है। देखिए, 1789 में क्रांति की शुरुआत हुई, फिर 1815 में नेपोलियन का अंत हुआ, लेकिन विचार नहीं मरा। 1830 और 1848 में पूरे यूरोप में विद्रोह की लहरें उठी और आखिर में 1871 तक जर्मनी जैसा एक नया शक्तिशाली देश दुनिया के नक्शे पर आ गया। क्या कमाल की सदी थी। तो ये क्रांतिकारी विचार फ्रांस से बाहर कैसे फैला? और यहीं कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जिस शख्स ने फ्रांस के गणतंत्र को खत्म करके खुद को सम्राट घोषित कर दिया, वही नेपोलियन बोनापार्ट अनजाने में इन क्रांतिकारी विचारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। ये बहुत दिलचस्प है। नेपोलियन की सेनाएं जहां जहां गईं, उन्होंने सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार खत्म कर दिए। उन्होंने नेपोलियनिक कोड लागू किया, जिसका मतलब था कानून की नज़र में सब बराबर। इसने यूरोप के पुराने सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू होता है। ये सारे सुधार तानाशाही की नोक पर किए जा रहे थे। लोगों पर भारी टैक्स लगाए गए, सेंसरशिप थोपी गई और जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा। जल्द ही जिन लोगों ने शुरू में उसे मुक्तिदाता समझा था, वही उसके खिलाफ हो गए और इसी विरोध ने राष्ट्रवाद की आग को और हवा दे दी। अब 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। यूरोप के पुराने राजा महाराजाओं ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि चलो, क्रांति का जो जिन बोतल से बाहर निकला था, उसे अब वापस बंद करने का वक्त आ गया है। तो इसके लिए वियना में एक बड़ी बैठक हुई, जिसे कांग्रेस ऑफ वियना कहते हैं। मकसद सीधा था, जिन जिन शाही परिवारों को नेपोलियन ने हटाया था, उन्हें वापस गद्दी पर बिठाया जाए और यूरोप में शक्ति का ऐसा संतुलन बनाया जाए कि भविष्य में फ्रांस जैसी कोई क्रांति दोबारा सिर ना उठा सके। ये जो सोच थी, इसे कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवाद कहा गया। ये लोग परंपरा, राजशाही और चर्च को सबसे ऊपर मानते थे। वो किसी भी तरह के तेज बदलाव के खिलाफ थे और राष्ट्रवाद और उदारवाद जैसे विचारों को अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। तो जब सरकारें क्रांतिकारियों को कुचलने लगीं, तो क्या हुआ? विचार तो नहीं मरते। अब आज़ादी और राष्ट्र राज्य की लड़ाई सड़कों से हटकर गुप्त समाजों में चली गई। पूरे यूरोप में अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज का एक जाल बिछ गया और इन गुप्त संगठनों के सबसे बड़े हीरो थे इटली के जूसेपे मैज़ीनी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहता था। सोचिए वो कितना बड़ा खतरा रहे होंगे। मैज़ीनी का बस एक ही सपना था, एक आज़ाद और एकजुट इटली। रूढ़िवादियों ने कितनी भी कोशिश कर ली हो, पर राष्ट्रवाद की लहर को वो रोक नहीं पाए और इसी लहर पर सवार होकर यूरोप के नक्शे पर दो नए और बहुत ताकतवर देश उभरे, इटली और जर्मनी।
इटली के एकीकरण की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसे 3 लोगों ने मिलकर पूरा किया। जुसेपे मैज़िनी थे इस आंदोलन का दिल, जिन्होंने क्रांतिकारी विचार दिए। काउंट कैवर थे दिमाग, एक चतुर डिप्लोमैट, और जुसेपे गैरिबाल्डी थे तलवार, एक जांबाज सैनिक जिसने दक्षिण इटली को जीता। दिल, दिमाग और तलवार तीनों मिले तब जाकर इटली एक हुआ। अब चलते हैं जर्मनी की तरफ। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ एकीकरण क्रांतियों और भाषणों से नहीं हुआ। यहाँ ये काम किया प्रशा के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने। उनकी पॉलिसी साफ थी, ब्लड एंड आयरन की, मतलब भाषणों से नहीं बल्कि युद्ध से, खून और लोहे के दम पर जर्मनी को एक किया जाएगा। और बिस्मार्क ने यही किया। 3 बड़े युद्ध लड़ने के बाद 1871 में उन्होंने फ्रांस को हराया। और मजे की बात देखिए, एकीकृत जर्मनी के सम्राट का राज्याभिषेक कहीं और नहीं बल्कि फ्रांस के वर्साई महल के शीश महल में किया गया। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज था, और इस एक घटना ने यूरोप में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया। तो ठीक है, देश तो बन गए लड़ाइयों से, संधियों से, पर एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा तो नहीं होता। लोगों को ये महसूस कैसे कराया जाए कि वो सब एक हैं? इसके लिए एक चेहरे की जरूरत थी, एक पहचान की। और ये काम किया उस दौर के कलाकारों ने। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने राष्ट्र, जो कि एक भाव है, एक विचार है, उसे एक महिला के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। एक रूपक या कह लीजिए एक एलिग्री तैयार की, जिससे आम इंसान भी जुड़ाव महसूस कर सके। जैसे फ्रांस में ये चेहरा बनी मारियान। वो आज़ादी और गणतंत्र की प्रतीक थीं। उनकी तस्वीरें सिक्कों और टिकटों पर छपीं। वहीं जर्मनी में ये थी जर्मेनिया। वो ओक के पत्तों का मुकुट पहनती थीं, जो वीरता का प्रतीक है, और उनके हाथ में एक तलवार होती थी, जो जर्मनी के सैन्य एकीकरण की कहानी कहती थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 19वीं सदी के आखिरी सालों में राष्ट्रवाद का वो रूप जो एकता और आज़ादी की बात कर रहा था, धीरे धीरे बदलने लगा, और इसका एक ज्यादा खतरनाक और आक्रामक चेहरा सामने आने लगा। अब बात सिर्फ अपने देश को बनाने की नहीं रही। अब सोच ये बन गई कि हमारा देश सबसे महान है और हमें दूसरे देशों पर कब्जा करने और उन्हें अपना गुलाम बनाने का हक है। उदारवादी राष्ट्रवाद की जगह अब आक्रामक साम्राज्यवाद ने ले ली थी। और इस खतरनाक बदलाव का सबसे बड़ा अखाड़ा बना बाल्कन का इलाका। यहाँ ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था और अलग अलग जाति के लोग अपने देश बनाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। ऊपर से रूस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसी बड़ी ताकतें इस आग में अपने मतलब का घी डाल रही थी। नतीजा, ये पूरा इलाका एक बारूद का ढेर बन गया, जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। और आखिर में वही हुआ। राष्ट्रवाद की इसी लड़ाई ने दुनिया को पहले विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। तो जिस विचार ने लोगों को जोड़ा था, उसी विचार ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन भी बना दिया। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो आज भी उतना ही मौजू है। अपने देश पर गर्व करने और दूसरे देशों से नफरत करने के बीच वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ होती है?